गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, जिसमें मैं बात करूंगा डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी। तो देखते हैं क्या कहता है जीएसटी लॉ, क्या कहते हैं लॉ प्रिंसिपल प्रोविजंस, जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर या नहीं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी के प्रोविजन क्या कहते हैं, जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो लेवी ऑफ द जीएसटी इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आप जानते ही हैं सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 है जो जीएसटी लेवी की बात करता है कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सो जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। तो आपके सामने तीन तरह के जीएसटी हैं, आपने सुने होंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इन तीनों के ही अपने अपने सेक्शन हैं जीएसटी को लेवी करने के लिए। सेक्शन 9 एक और है हमारे पास, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5, जो ये कहता है कि जीएसटी की लेवी इंपोज की जाएगी ऑन द टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो सप्लायर होगा और एक रेसिपिएंट होगा, तो जीएसटी इज लेवी ऑन द सप्लायर। सप्लायर के ऊपर जीएसटी लेवी हो जाएगा, रेसिपिएंट पर भी होगा, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हमने ये समझा है कि जीएसटी टैक्सेबल पर्सन के ऊपर लेवी हो जाएगा। दोस्तों एक सेक्शन है 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जो ये कहता है कि हम जीएसटी लेवी को एक्सटेंड कर देंगे ऑन द रेसिपिएंट। मतलब जो हमने अभी पीछे सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल किया था जीएसटी, वो हम रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे इन केस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज नोटिफाइड। तो जो भी वो नोटिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई थी इनफैक्ट 13/2017, जिसमें बात की गई थी कि कुछ सर्विसेज हम ऐसी स्पेसिफाई कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन में जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा अंडर आरसीएम मेथड। आरसीएम का मतलब हुआ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आप अच्छे से जानते हैं। जनरल प्रोविजन में सप्लायर इज बाउंड टू पे जीएसटी बाय कलेक्टिंग द सेम फ्रॉम रेसिपिएंट। लेकिन आरसीएम मेथड में क्या होता है, रेसिपिएंट के ऊपर आप लेवी करते हो और रेसिपिएंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम मेथड। तो ये जो नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, इसमें बहुत सारी सर्विसेज नोटिफाई की गई थी, लाइक आपका जीटीए सर्विस हुई थी, कुछ और सर्विसेज भी थी। उन सर्विसेज में से एक सर्विस थी विच इज रेलिवेंट फॉर द डायरेक्टर, और आज का हमारा डिस्कशन उसी पर रहेगा कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी सर्विसेज किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कराता है, तो क्या उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम और नॉट। देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज कवर्ड अंडर दिस नोटिफिकेशन। इट मींस डायरेक्टर की द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर अब आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा मैसेज यहां से निकलता है। बिल्कुल ठीक है। और देख लेते क्या पोजीशन है। ऑन द फेस ऑफ इट appears that company is liable to pay GST। आप सभी यहां तक की बात को समझ गए हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर फॉर द कंपनी। देखिए ये डायरेक्टर है, मान के चलते हैं ये कंपनी है, तो डायरेक्टर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है कंपनी को, कंपनी ने बदले में रेम्युनरेशन प्रोवाइड किया, तो इस रेम्युनरेशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ऐसा हमने इस नोटिफिकेशन से समझ लिया। एंड कंपनी हैव टू पे जीएसटी ऑन दिस अंडर आरसीएम मेथड। ठीक है, लेकिन one must take the further analysis of the GST law to conclude the taxability। हम केवल यहीं पर अपनी बात को कंक्लूड नहीं कर देंगे कि जीएसटी इस पर लग जाएगा अंडर आरसीएम, हमें लॉ को और समझना पड़ेगा इस बात को प्रूव करने के लिए।
इस बात की कंटिन्यूएशन में हमें एक कंटेक्स्ट लेना पड़ेगा दोस्तों, कंपनीज एक्ट का। जब बात डायरेक्टर की आई है तो ऑब्वियसली डायरेक्टर कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, तो हम कंपनी एक्ट से एक रेफरेंस लेके आए हैं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो बात करता है एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय का मतलब समझ लेते हैं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय का मतलब है नॉर्मल जो आप एम्प्लॉय समझते हैं वो, और उसमें इंक्लूड है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी एक्ट ये कहता है कि डायरेक्टर एक कंपनी के लिए एम्प्लॉय होता है, वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे ना हो। बट बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर को कंपनी डेफिनेशन के हिसाब से एम्प्लॉय कवर नहीं करती है। इसके अलावा प्रमोटर इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या उनके रिलेटिव जो 10% से ज्यादा का शेयर रखते हैं वो भी कंपनी के एम्प्लॉय माने जाते हैं एज पर द कंपनी लॉ। तो दोस्तों यहां तक की पोजीशन को एक बार स्टेबलाइज कर लेते हैं। हमने ये समझा जीएसटी लगता है नॉर्मल पर्सन के ऊपर, लेकिन कुछ केसेस में आरसीएम आ जाएगा। आरसीएम आने के बाद डायरेक्टर वाली सर्विसेज आरसीएम में आती है, तो कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम मेथड। लेकिन एम्प्लॉय कंपनी एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्योंकि डायरेक्टर कवर हो जाता है, तो अब ये देखते हैं कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने के बाद क्या उनके द्वारा शेयर की गई रेम्युनरेशन पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता है। तो ये अच्छे से आप लोग जानते हैं सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं आता है, ये बात अच्छे से आप जानते हैं, सैलरी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। और इनकम टैक्स की भी अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में सैलरी इज टैक्सेबल अंडर इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी, ना कि किसी और हेड में टैक्सेबल होती है। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या एक डायरेक्टर जो कि सैलरी ही ले रहा है, कंपनी से रेम्युनरेशन ही ले रहा है, एंड स्टिल एज पर द कंपनी एक्ट ही इज आल्सो डिफाइंड एज एन एम्प्लॉय, तो क्या उसकी रेम्युनरेशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। दोस्तों इस एनालिसिस को और आगे बढ़ाने से पहले मैंने डायरेक्टर को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। आप सभी जानते हैं डायरेक्टर में भी है फुल टाइम और फुल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर में भी है एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अभी तक के एनालिसिस से हम ये समझ पाए हैं कि फुल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर दी एम्प्लॉय एज पर कंपनी एक्ट, और ये दोनों डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, दीज आर नॉट एम्प्लॉय एज पर कंपनी एक्ट। तो दोस्तों अगर ये एम्प्लॉय नहीं है तो इसका मतलब देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज टैक्सेबल होंगी अंडर आरसीएम। ये पोजीशन तो स्ट्रीमलाइन हो गई हमारी, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर ये दोनों मेरे एम्प्लॉय है ही नहीं तो इनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो उस केस में यहाँ पर ये जो मुझे सर्विस देंगे मैं उस पर आरसीएम से जीएसटी पे कर दूंगा, मेरे लिए दैट इज नॉट अ चैलेंज। मेरे को जो मुद्दा समझाना है वो है पहले वाले दो केसेस, क्या यहाँ पर उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज जीएसटी के दायरे में कवर होंगी या नहीं होंगी। अब यहाँ पर दो चीजें समझ लेते हैं। अगर तो मैं इन्हें एम्प्लॉय कह देता हूँ तो वहां पर जीएसटी नहीं आएगा। अगर मैं इन्हें एम्प्लॉय नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं दीज आर नॉट माई एम्प्लॉय, तो यहाँ पर जीएसटी आ जाएगा। अब एम्प्लॉय किस सेंस में मैं कह रहा हूं, आप देखिए मेरे पास लॉ में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। जीएसटी लॉ अपने आप में क्लियर नहीं है, उसने कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि क्या ये आपके एम्प्लॉय हैं। अब इस सिचुएशन में जब जीएसटी लॉ कुछ स्पेसिफाई नहीं करता तो मुझे दूसरे लॉ का रेफरेंसेस लेना पड़ता है। दूसरे लॉस के रेफरेंसेस के लिए मैं गया कंपनीज एक्ट में, तो वहां से मुझे आंसर मिला यस दीज आर दी एम्प्लॉय। इवन अगर मैं इनकम टैक्स की भी बात करूं तो वहां पर भी इन्हें एम्प्लॉय ही ट्रीट किया जाता है। वहां पर अगर इनका टीडीएस भी काटा जाता है तो 192 बी में ही काटा जाता है। इन्हें जो रेम्युनरेशन दिया जाता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, और सैलरी में तभी टैक्सेबल होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। तो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग पर ये मेरे एम्प्लॉय हैं और मैंने इनको जो रेम्युनरेशन दिया है दैट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर अभी तक बात करूं, कंक्लूड करूं,
तो वहां पर एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। तो अभी तक का कंक्लूजन देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट जो हमने ऊपर पढ़ी, इट इज वेरी क्लियर, बड़ा साफ सा दिखता है, that the other than the independent director, all other director either whole time or otherwise is considered as an employee। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सारे डायरेक्टर आपके एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 डिफाइन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू मीन a director other than a managing director or a full-time director or nominee director. So it is a ample clear that managing director, a whole-time director and a nominee director shall be the employee of the company। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के बाकी सब एम्प्लॉय है। कंपनी एक्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। दोस्तों समस्या यहां पर खड़ी हुई जब कुछ एंटिटीज जीएसटी में एडवांस रूलिंग लेने के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गई। उन्होंने अपने कुछ फैक्ट्स रखे होंगे, उन फैक्ट्स को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। फैक्ट्स कुछ इस तरह थे। कंपनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाके सिंपल सा ये पूछ के आई कि क्या डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इस तरह की हमारे पास दो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से जजमेंट आई। पहली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी थी कर्नाटका की, दूसरी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी थी राजस्थान की। एसएससी के नाम आप यहां से देख सकते हैं। द फर्स्ट केस वाज वन एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग और दूसरा केस था हमारा क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में अलग अलग स्टेट की रूलिंग अथॉरिटीज ने जजमेंट दिया दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल। यस डियर, इन दोनों ही रूलिंग अथॉरिटी ने जीएसटी एप्लीकेबल किया अंडर आरसीएम। अब समस्या यहां शुरू हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कोई भी डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट ये रूलिंग अथॉरिटी ने जीएसटी चार्ज करवा दिया। अपनी जजमेंट के हिसाब से इन्होंने ये स्टैंड दिया कि जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अगर आप डीप में पढ़ेंगे, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको डीप स्टडी कर पाए। तो अगर आप डीप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अपना जजमेंट दिया उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा डीप में क्लियर नहीं थे। लाइक डायरेक्टर को उन्होंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि डायरेक्टर किस तरह का है, होल टाइम है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है। वहां पर केवल डायरेक्टर को लेकर एक क्वेश्चन गया और उन्होंने अपना उस पर आंसर दिया। सो आई कैन से इट अपीयर दैट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी राजस्थान ने अपना जो पूरा केस था वो इवेल्युएट नहीं किया था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सच प्रिंसिपल। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। कंपनी एक्ट क्या कहता है उन्होंने ध्यान नहीं रखा, इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस है उसको ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने ब्रॉडली डायरेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया, जबकि डायरेक्टर्स में मल्टीपल क्लासिफिकेशन होते हैं, इंडिपेंडेंट, होल टाइम एंड अदर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं उस डीप स्टडी की बात करूं तो उस बेसिस पर हमारा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एक तरह का इनकरेक्ट व्यू प्रोवाइड कराता है। जी हाँ दोस्तों, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का व्यू उतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं किए गए थे। अब अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन बतौर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि कंपनी एक्ट के हिसाब से क्या सिस्टम निकला और जीएसटी में क्या निकला। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू कंक्लूड द कंपनी, टू कंक्लूड, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं, द कंपनी मस्ट लुक एट द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंपनी को क्या देखना चाहिए? सबसे पहले अपना टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप किस तरह के एम्प्लॉय हो। वेदर इट इज द सेम इन ऑल रेस्पेक्ट विद दैट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। क्या वो डायरेक्टर की एम्प्लॉयमेंट टर्म्स बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आपके बाकी एम्प्लॉय की हैं? इफ यस, इन सच केस, अगर ऐसा होता है तो इन सच केस देयर शैल नॉट बी जीएसटी लाइबिलिटी। ध्यान रखिएगा मेरी बात को।
अगर आपका डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह का आपका बाकी एम्प्लॉय के साथ चल रहा है, तो वहां पर आपका कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ एनी डेविएशन, लेकिन अगर आपने कोई भी डेविएशन ले लिया, भले ही आपने माइनर सा डेविएशन भी लिया, और इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वहां तो जीएसटी आएगा ही आएगा क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। So in case of any deviation or independent director, GST would be liable in the hands of company under reverse charge mechanism। ठीक है यहाँ तक दोस्तों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो व्यू पॉइंट आ गए हैं। आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि अब हम जीएसटी लगाएं या नहीं लगाएं, एम्प्लॉय का मतलब होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अपना कोई ऑर्डर पास भी किया है तो ये ऑर्डर सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल टू दोज एप्लीकेंट जो एडवांस रूलिंग में गए थे। हमेशा याद रखिएगा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अगर कोई भी ऑर्डर देती है तो वो केवल उसी एसएससी के ऊपर, उसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर, आई वुड से क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो उस रूलिंग को लेने गया था। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस एडवर्स एडवांस रूलिंग विल नॉट हैव एनी बाइंडिंग इम्पैक्ट अदर देन फॉर द एप्लीकेंट इन दैट रूलिंग। तो केवल एप्लीकेंट के ऊपर ये रूलिंग एप्लीकेबल है, जो कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा था। एक था हमारा राजस्थान, एक था हमारा कर्नाटक। तो इन वाले दो एप्लीकेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होगा, बाकी किसी के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक ये सिचुएशन स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर अपने कुछ व्यू रखे हैं, उन व्यूज को देख लेते हैं। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, सीबीआईसी को क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेस सिचुएशन बन सकती है। मे बी आने वाले टाइम में अथॉरिटी डिमांड इशू करना शुरू कर दे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडवांस रूलिंग जस्ट टू हैरेस द एसएससी। वो क्या कर सकती हैं, अननेसेसरी आपको डिमांड इशू नोटिस कर सकती हैं कि आपने अपने डायरेक्टर रेमुनरेशन को एक्स मच ऑफ अमाउंट रेमुनरेशन पे किया था और आपने उस पर जीएसटी नहीं पे किया, आओ जवाब दो क्यों हम आपका एडिशन ना करें, इस तरह का। क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरी ये ओपिनियन है कि सीबीआईसी को यहाँ पर एक स्टैंड लेना चाहिए और क्लैरिफिकेशन जारी करनी चाहिए ताकि ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो सके। तो देख लेते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन में मैंने यहाँ पर क्या प्लॉट किया हुआ है। According to me, CBIC has to come up with a solution, clarification on it, because almost every director draw a salary from the company for the services and company did not charge any GST। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, कंपनी अभी तक कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रही है सिवाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले केस में, ऑन द रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर एक्सेप्ट फॉर द कमीशन पेड एंड ऑन द कॉन्ट्ररी। मतलब अगर कहीं आप कमीशन पे कर रहे हो, सेटिंग फीस पे कर रहे हो, तो उस केस में आप जीएसटी लगा रहे हो, अदरवाइज देयर इज नो जीएसटी। द अथॉरिटी में स्टार्ट इशूइंग डिमांड बाय टेकिंग दिस रूलिंग इनटू कंसिडरेशन। तो ये एक डर है कहीं अथॉरिटी इसका मिसयूज ना करने लगे, तो इसके लिए सीबीआईसी को डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन लेके आनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जल्द ही आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।